बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी आप लोग अच्छी तरह से घर पे 10वीं की और 12वीं की बोर्ड की तैयारी करते हो। इसी बीच पर्व त्यौहार का भी महीना है। पर्व त्यौहार को भी अच्छी तरह से मनाना है। इसी उद्देश्य से आप लोग का पढ़ाई बाधित ना हो, घर पे अच्छी तरह से पढ़ते रहें, इसलिए हिंदी व्याकरण का एक नए टॉपिक के साथ आज मैं पुनः आया हूँ। आज के इस टॉपिक में हम लोग कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कारक के बारे में समझेंगे, तो कारक क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग परिचित होंगे कारक के बारे में। आइए हम लोग कारक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। कारक क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कारक हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, कारक, जिसको इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग केस कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को केस के बारे में भी पढ़ना है। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक कहते हैं किसको? क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध बताने वाला को कारक कहते हैं। जहाँ क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध पड़े, क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध पड़े, उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसको बस समझना है। मतलब क्रिया को बताने वाला को ही कारक कहेंगे। मतलब मेरे बिना उसका काम नहीं हो रहा, या मैं नहीं रहूँगा तो जा नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये क्रिया को बताएगा, वो भी प्रत्यक्ष बताता है। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में विभक्ति चिन्ह के साथ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सभी क्या है? कारक के विभक्ति है। और इस विभक्ति के साथ जो इनके भेद है, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कारक के 8 भेद में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबोधन, ये, और सप्तमी में यहाँ अधिकरण। जगह कम रहने के कारण मैं यहाँ लिख दिया हूँ सप्तमी में अधिकरण और संबोधन। ये सभी कारक के विभक्ति के साथ हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। जिस समय हम लोग लिख रहे होंगे, ध्यान रहे, मैं पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, 4 पार्ट में इसको मैं तैयार किया। पहले पार्ट के बारे में हम लोग जान गए अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरे पार्ट में अच्छी तरह से जानेंगे। पार्ट 2 में देखिए, कहता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता का मतलब यह हुआ जो क्रिया का संपादन करता है ना। संस्कृत व्याकरण में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्रिया संपादने कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाला को ही कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को करता है, क्रिया का मतलब काम होता है, किसी काम को जो करता है उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसा कि आपका उदाहरण यहाँ बताया हुआ है, कर्ता कारक का उदाहरण है, राम ने पढ़ा। पढ़ने का काम किसने किया? राम ने किया, इसलिए राम यहाँ क्या हो गया? कर्ता कारक हुआ। राम के द्वारा काम हुआ, यह राम क्या हुआ? कर्ता कारक हो गया। इसके अलावे अन्य बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने से जब बुक का अभ्यास कीजिएगा, पुस्तक में अभ्यास, प्रश्न अभ्यास होते हैं, उसको बनाइएगा तो और कंक्लूजन क्लियर होगा। तो हम लोग एक से अधिक अगर उदाहरण पर चलेंगे तो हम लोग का टाइम और वेस्ट होगा। उदाहरण के लिए ये आप लोग अपने अनुसार पब्लिकेशन अलग अलग पुस्तक से बनाइए, ताकि आपको और उदाहरण जो है क्लियरिटी आ जाएगी। कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहेंगे? कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है, जहाँ पर क्रिया का फल पड़ेगा वही कर्म कारक है। अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ बताया राम ने आम खाया, तो आम खाने का काम कौन किया? राम ने किया। अगर आम नहीं रहता तो वो क्या खाता? तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म कारक कहता है जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ेगा वही क्या होता है? कर्म कारक। इसमें क्रिया के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है, ध्यान में रहना। करण कारक क्या होता है? जिसकी मदद से कोई काम किया जाए। अगर कोई चीज़ के, वस्तु के मदद से या किसी माध्यम से हम कोई काम करते हैं तो वही करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम के माध्यम से मेरा काम हो रहा है, इसलिए कलम क्या हो गया? करण कारक। एग्जाम के पैटर्न में ये ऐसा बताता है कि दे देगा आपको, मैं कलम से लिखता हूँ, और कलम से अंडरलाइन कर देता है, और अंडरलाइन करके बताएगा कि रेखांकित वाक्य में
कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, करण कारक हो जाएगा आंसर में। उसमें डार्क कलर से दे देता है, एग्जाम में इसी प्रकार से आपको पूछेगा, इसलिए यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई काम किया जाए और किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो काम होता है वही संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में हमको उदाहरण दिया हुआ, गरीब को धन दो। गरीब को धन दो का मतलब यह हुआ, यह काम किसके लिए किया जा रहा है? गरीब के लिए किया जा रहा है। गरीब के लिए क्या करने, जैसे ब्राह्मण को वस्त्र दो। ब्राह्मण को वस्त्र दो मतलब ब्राह्मण के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? संप्रदान कारक। जिस व्यक्ति के लिए या जिसके लिए भी कोई काम किया जाएगा वही संप्रदान कारक होता है। दे देगा आपको परीक्षा में, गरीब को धन दो, कहेगा इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? विभक्ति पूछेगा तो चतुर्थी विभक्ति लगी है, कारक पूछेगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा, याद रखना है हम लोगों को। आगे है अपादान कारक। यहाँ पे बच्चे लोग क्या दिक्कत कर देते हैं उच्चारण में, इसको आपादान बोलते हैं, आपादान नहीं होता है, अपादान कारक बोलेंगे। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, याद रखना। संस्कृत व्याकरण में भी इसको पढ़ना, अपादाने पंचमी। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। अब अपादान कारक किसे कहेंगे? अपादान कारक जो है, जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे से अलग होती है या जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे से बिल्कुल हटेगी तो उसी को क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। अपादान कारक वैसे जगह को बोलेंगे, वैसी वाक्य में बोलेंगे जहाँ पर आपस में दो वस्तु एक दूसरे से अलग होती होगी। अपादान कारक का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो यह किस कारक का वाक्य हो गया? अपादान कारक। और ये बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट यह है उदाहरण, ये संस्कृत व्याकरण में भी पूछता दे देगा। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अंडरलाइन कर देता और किस कारक का वाक्य वो बताना पड़ता है ना। या कौन सी विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति पूछेगा। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। अगर कारक पूछेगा तो कारक में अपादान कारक हो जाएगा। ये इसे हमें याद रखना है, ध्यान में रखना। इसके बाद हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध कारक वैसे कारक होंगे जिस रूप से किसी एक व्यक्ति का दूसरे वस्तु से संबंध, जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता हो। एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जब कोई प्रकट करता है तो वो कौन सा कारक कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा क्या? संबंध कारक में सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा, सीता का भाई है तो सीता का और उसके भाई से उसका क्या है? संबंध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। सीता का भाई, सीता से संबंध उसके भाई का है, इसलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक समझ में आया? जिस रूप से किसी वस्तु, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट होता हुआ। संबंध मतलब एक दूसरे को बताता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना। तो पुत्र में और पिता में एक दूसरे में को क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। एक दूसरे में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। अब अगली जो है हम लोग जानेंगे सप्तमी अधिकरण। सप्तमी अधिकरण क्या होता है? उससे पहले अधिकरण में देखिए, जिसे क्रिया का आधार माना जाता है। क्रिया का आधार मानने का मतलब यह हुआ जो उसके बिना वो क्रिया नहीं होगा, है ना। अब जैसे मैं बेंच पर बैठा हूँ तो क्रिया का आधार किस पे हो गया? बेंच पर। वह घोड़सवार कर रहा है तो किस पे बैठा हुआ है? घोड़ा पर बैठा हुआ है। इस आधार से यह अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक का मूल अर्थ यह हुआ कि जिसे क्रिया का आधार माना जाए उसे क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे मैं बेंच पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हुआ कुर्सी पर बैठा है, या अन्य बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। उसको हम लोग प्रश्न अभ्यास में और क्लियरिटी करेंगे अच्छी तरह से। आगे फिर क्या कहता है? संबोधन। संबोधन कारक जो होता है यह संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है
जिससे हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, पुकारते हैं। किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को हम पुकारते हैं। और इसका आपने यहाँ देख रहे हैं, इसका विभक्ति चिन्ह में है हे और अरे। गांव घर में भी बोलता अरे लड़का इधर आ, अरे बोला तो वो उसका क्या हो गया, संबंध बता रहा है, संबोधन कर रहा है। उसका संबोधन करने का अर्थ यह हुआ कि उस नाम से उसको पुकारा जा रहा है। जिस नाम से किसी को या जो बोलकर किसी को हम पुकारते हैं वह कौन सा कारक हो जाता है, संबोधन कारक। जैसे हे जी, ए जी, गांव घर में ए जी ओ जी करके बुलाता, तो ये सब क्या हो गया, संबोधन हो जाएगा, ये संबोधन कारक करेंगे। तो हम लोग आज के वीडियोज में इतना ही रहेंगे। फिर अगली वीडियो हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा से पहले इसको आप प्रयास कीजिएगा कम से कम 10-15 बार सुन लेने के लिए। हमको लगता है बिना लिखे हुए आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। और मैं साइड हो रहा हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट करके इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। बार बार अपने से खुद याद करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं भी चाहता हूँ आप हमसे भी बेहतर पढ़ाएं, अच्छी प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस कब होगा, जब आप प्रश्न अभ्यास करेंगे तब। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।